का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आज हमारी जो क्लास होगी सॉइल मैकेनिक्स की रहने वाली है। आज हम क्वेश्चन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के, जो भी आपके 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भाई लोग हमारी इस पहली वीडियो में आज शामिल हो रहे हैं उन सभी को पहले वेलकम टू सिविल ज्ञान। और उसके बाद बताना चाहूँगा कि ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले मैंने नानटेक में पॉलिटी को मैंने उठा के बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके 9, 10, 11 अक्टूबर को। फिर मैंने बीएमसी और कंक्रीट के क्वेश्चन को करा दिया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बीएमसी के 2 पार्ट में कराया था। स्टील स्ट्रक्चर को मैंने करा दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल आपको मैंने करा दिया है, आरसीसी मैंने करा दिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने 1, 2, 3, 4 और आपका 4 और ये आपका 5वां सब्जेक्ट है, मतलब टेक्निकल में 5वां है। मैंने अगर नानटेक देखो तो पॉलिटी लेकर के मतलब टोटल 6 वीडियो मेरी आ चुकी है, 6-7 वीडियो। और आज हम करेंगे सॉइल के। तो पहली बात, सॉइल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉइल की आपके प्री एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस भी एग्जाम में है। अगर आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल आ रहा है तो ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको सॉइल का आया हुआ है। मैंने चारों शिफ्ट के पेपर को सॉल्व किया और उसमें मैंने देखा कि हर एक शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं। ये मान के चलिए 11 क्वेश्चन टोटल मैंने वहाँ से, हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम है। एक आध 2 शिफ्ट में 11 क्वेश्चन है, पर 4 में से 2 शिफ्ट में मैंने देखा 3 शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन ही आए हैं। बस आपको देखना है क्या है, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। आपको तैयारी उसी हिसाब से अपनी एसएससी जेईई 2024 के लिए करनी है। ज़्यादा आपको हाई नहीं पढ़ना, ज़्यादा आपको लो नहीं पढ़ना, आपको लो टू मॉडरेट सब देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन के लेवल को देख लीजिए, आप सॉल्व को समझ जाएंगे, सॉल्व के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी हो जाएगी। आई होप आपने पहली वीडियो को देखी होगी। अगर नहीं देखी है ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बारी बारी सारी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जिनकी ये छठी क्लास है उन सभी का स्वागत है तहे दिल से। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज आपका रहने वाला है कि इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट द ड्राई यूनिट वेट स्टॉप इंक्रीजिंग द आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विकास। तो ये क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन टेस्ट का और ये संबंधित है आपके कॉम्पैक्शन कर्व से। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट होता है, यहाँ पे आपका ड्राई यूनिट वेट होता है, तो यहाँ पे एक ग्राफ आप बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको निकल के आता है ये आपका यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आता है और यहाँ पे जो आपको डेंसिटी प्राप्त होती है गामा डी मैक्सिमम होती है। तो इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के रेस्पेक्ट में आपने देखा गामा डी आपको मैक्सिमम मिल जाता है। पर फर्दर आप अगर ओएमसी को बढ़ाते हो तो क्या होता है कि गामा डी आपका डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर पार्टिकल होता है वो स्टार्ट कर देता है स्पेस ऑफ सॉइल, जो आपके सॉइल ग्रेन हैं उनके उन ग्रेन के ऊपर वाटर पार्टिकल अपना स्टार्ट हो जाता है आना। तो इसी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी अगर बढ़ाते जाओगे तो गामा डी आपका डिक्रीज करेगा। तो वाटर पार्टिकल स्टार्ट कर देता है ऑक्यूपाई करना इस पर। जब तक देखो होता क्या है कि अगर आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हो, मतलब आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो, तो होता क्या है कि सॉइल के पार्टिकल होते हैं, आप उनको कॉम्पैक्शन देते हो तो उनके बीच में फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और पास पास आ जाते हैं। जब वो पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में गैप रहेगा नहीं। अब जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे पानी आने लगेगा। भाई सॉइल पानी जब मिक्सिंग होने लगेगा तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। तो यही बात है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्पैक्शन कर्व का पहला क्वेश्चन था जो कि संबंधित है आपके कॉम्पैक्शन टेस्ट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इस कर्व से आप समझिए, आपको दिख रहा होगा कि आपका एक यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपका वाटर कंटेंट है जो कि आपका एक्स एक्सिस पे है और आपका ड्राई यूनिट वेट आपका जो है वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहा होगा, एक होगा एसपीटी टेस्ट का, एक होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का। हम लोग करते क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 2.6 kg का वेट लगाते हैं और यहाँ पे अपने हम वेट को बढ़ा देते हैं, कितना करते हैं 4.89 kg का। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर कॉम्पैक्शन इफर्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर कॉम्पैक्शन इफर्ट आप बढ़ाते हो, अगर सॉइल के ऊपर अपने कॉम्पैक्शन इफर्ट को बढ़ाते हो तो उसमें होगा क्या कि आपको कम ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है। तो इस कर्व के माध्यम से आप समझ सकते हो कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद फर्दर अगर आप वाटर कंटेंट की मात्रा को बढ़ाते हो तो वो ऑक्यूपाई करने लगता है जो कि स्पेस होता है फॉर्मली टेकन बाय सॉइल ग्रेन, रिड्यूसिंग द ओवरऑल डेंसिटी, और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल डेंसिटी आपकी कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच मेथड इन्वॉल्विंग ड्राइविंग pile along both side of an existing wall and inserting a needle in the form of pile cap through the existing one। तो ये क्वेश्चन पाइल एंड पाइल फाउंडेशन संबंधित है, जहाँ पे हम लोग अपने पाइल और पाइल को लगाते हैं, ड्राइविंग पाइल करते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब अपने हम पाइल को लगा रहे होते हैं, दोनों साइड में हमारी एग्जिस्ट वॉल कर रही होती है, उस केस में जो हम लोग पाइल के पाइप प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पाइल मेथड। क्या होता है वो? पाइल मेथड होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा।
अब समझ लेते हैं कि पाइल मेथड होता क्या है। तो ये जो आपका पाइल मेथड होता है इज यूजफुल इन क्लेई सॉइल। कहाँ के लिए होती है यूजफुल? क्लेई सॉइल और जो वाटर लॉग एरिया होती हैं, एंड फॉर वॉल कैरिंग हैवी लोड, जहाँ पे हैवी लोड आपका आता है, फॉर अंडर पिनिंग वेरी लाइट स्ट्रक्चर, द पाइल आर ड्राइविंग along द स्ट्रक्चर एंड देन ब्रैकेट आर कैंटिलीवर नीडल आर प्रोवाइडेड टू कैरी द स्ट्रक्चर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपको कि जो हम लोग मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन है, जो पाइल को इंस्टॉल करने के मेथड हैं, उनमें आपका एक स्क्रू पाइल होता है, एक आपका ड्राइवन पाइल होता है, ठीक है। तो एक आपका होता है बोर्ड आर कास्ट इन सीटू पाइल, एक होता है कास्ट इन सीटू पाइल ड्राइवन के द्वारा, एक आपकी जैक पाइल होती है, ठीक है। तो ये आपका पाइल मेथड होता है और यहाँ पे क्वेश्चन इससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर Kp इज व्हाट इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर K, मतलब आपको Ka का मान दे रखा है, Ka का मान 1/4 दे रखा है, Kp इक्वल टू आपको क्या होगा ये आपको बताना है। तो Kp क्या आपका हो जाएगा, आपको पता है Ka इंटू Kp इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर Ka आपका 1/4 है तो Kp कितना हो जाएगा, Kp आपका 4 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो Kp आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, आपको एक यहाँ पे आप मान लीजिए आपकी रिटर्निंग वाल है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी फिलिंग है। जब आप फिल की तरफ जाते हैं टुवार्ड फिल, अगर फिल की तरफ जाते हैं तो आपको प्रेशर देखने को ज़्यादा मिलता है, तो मतलब इसको मैक्सिमम प्रेशर कहते हैं, पीपी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर सॉइल जो आपकी वाल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है, पी नॉट से करते हैं। अगर अवे फ्राम जा रहा है फिल से तो क्या होता है आपका मिनिमम प्रेशर होता है, उसको हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बनता है, एक तो पी ग्रेटर देन पी नॉट ग्रेटर देन पी ए भी होता है, और इनके कोफिशिएंट भी Kp ग्रेटर देन के नॉट इंटू के ए आपका रहने वाला होता है। तो ये दो बातें आपको यहाँ से भी ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है स्टेटमेंट में कि अगर आपका टुवार्ड फिल की ओर, अगर आपकी वॉल मूव कर रही है टुवार्ड द बैक फिल अवे फ्रॉम द फिल, अगर टुवार्ड फिल मतलब फिल की ओर जा रही है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम प्रेशर होगा। अगर अवे जा रही है मतलब कोई लोड ही नहीं है तो अवे फ्रॉम द फिल मतलब एक्टिव प्रेशर होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ये इतना। आगे बढ़ते हैं, इन सिंकेज लिमिट, आपके सिंकेज लिमिट आपने सुना होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ये एक प्लास्टिसिटी चार्ट, सॉरी ये प्लास्टिसिटी चार्ट नहीं है, ये आपका जो कैसाग्रांडे ने जो टेस्ट किया था उसमें आपने बताया था इन्होंने कि आपका सॉलिड स्टेट होता है, फिर आपका प्लास्टिक स्टेट होता है, फिर आपका इसमें सॉलिड स्टेट सेमी सॉलिड, पर यहाँ प्लास्टिक यहाँ लिक्विड, ये आपकी सिंकेज लिमिट लिक्विड लिमिट, या आपकी प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पर आपकी सिंकेज लिमिट होती है। और सिंकेज लिमिट का फर्दर कांस्टेंट अगर वाटर चेंज करने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपने ये भी पढ़ा था। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि सिंकेज लिमिट अगर निकालने, तो सिंकेज निकल जब हम लोग निकालने जाते हैं तो उस केस में हमको ये देखने को मिलता है कि हम लोग वहाँ मरकरी का यूज़ करते हैं। तो मरकरी का यूज़ क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा प्लास्टिक लिमिट हम लोग 3 mm का थ्रेड बनाते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं, ऐसे ही सिंकेज लिमिट हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं। मरकरी क्या करता है, प्रिवेंट सिंकेज ऑफ सॉइल, नहीं भाई। डिटरमाइन वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, नहीं। फिल द वाइड ऑफ सिम्बोलिज्म, नहीं। डिटरमाइन ड्राई वैल्यू ऑफ सॉइल। आप जब सिंकेज लिमिट को पढ़ेंगे तो सिंकेज लिमिट आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सॉइल को, आपको एक ट्रे में सॉइल में ट्रे के अंदर सॉइल को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद पहले तो इसको ले जा कर के एयर ड्राई करते हैं, फिर एयर ड्राई करने के बाद इसको आप ले जाकर ओवन ड्राई करते हैं। ओवन ड्राई करने के बाद इसके सिंकेज, इसके सॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए ही कितना इसमें चेंजेस हुआ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जार होता है जिसके अंदर आपकी मरकरी फिल होती है, और मरकरी के अंदर इसको रखा जाता है। और जब इसको यहाँ पे इसको डुबाया जाता है तो मरकरी जो इससे बाहर स्पेल आउट हुई, इसके वैल्यूम के बराबर एक्सपेल आउट होती है, तो वही हम लोग निकाल लेते हैं डिटरमाइन ड्राई वैल्यूम ऑफ द सॉइल। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट किस लिए यूज करते हैं। तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट आपकी जो परमिएबिलिटी निकालने का तरीका है, और इसके अंतर्गत हम लोग जो सॉइल होती है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। कैसी होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। एक आपने सुना होगा फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, जिसका फार्मूला K इक्वल टू होता है 2.303 स्मॉल AL अपान A इंटू टी लॉग 10 H1/H2, इससे करके होता है। और फॉलिंग हेड किसके लिए होता है, आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ए लाइन से संबंधित, आपने प्लास्टिक चार्ट एक पढ़ा होगा। इस सिरे पे आपका लिक्विड लिमिट होता है, यहाँ पे आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, और यहाँ पे आपका लिक्विड लिमिट बीच से एक लाइन जाती है, और इस लाइन को कहा जाता है ए लाइन। और इस लाइन की एक जो है आपका मानक भी होता है, जो कि होता है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20।
ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इस आईपी लाइन को अगर यहाँ पे फिर से फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमको एक लाइन देखने को मिलती है, लिक्विड लिमिट 35 पे आपने पढ़ा होगा, लिक्विड लिमिट यहाँ 35 दिया होता है, फिर 55 दिया होता है। अगर कोई सॉइल इस ए लाइन से ऊपर जाती है तो डेफिनेटली वो क्ले होगी। यहाँ पे सी एल होता है, सी आई होता है, सी एच होता है, यहाँ पे एम एल सॉरी एम एच, और यहाँ पे आपका एम एच होता है, फिर आपका ओ एच होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ओ रहने वाला होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो होता है एम एल, एम आई और ओ आई होता है, यहाँ पे आपका एम एल होता है। तो यहाँ पे जो कर्व ये लाइन आपकी गई है, इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हाँ, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आप यहाँ पे देखें, इस लाइन का आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन का आपको लिक्विड लिमिट दिख रही है। ठीक है, और ये जो लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन पे आपका क्या है, यही आपका आईपी लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लास्ट इंडेक्स आपका रहने वाला है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो लिक्विड लिमिट 35 दिया है, यहाँ पे 50 दिया है, यहाँ पे फिर आपका जो है ये 55 वाली लाइन जा रही है ऊपर की ओर। तो अगर इस लाइन के ऊपर जा रही है सॉइल तो सी एच हो जाएगी, या फिर आपका सी आई होगी, या फिर आपका सी एल रहने वाली है। अगर नीचे जाएगी तो एम एच होगा। अभी आगे साथ इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता भी है, अगर आया होगा तभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रहने वाला, इफ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले मोटा मोटी जान लीजिए, कॉम्पैक्शन में भी आपका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, नो डाउट डिक्रीज करता है, पर कॉम्पैक्शन में होता क्या है कि आपका जो एयर वाइड होता है, जो उसमें एयर होती है वो बाहर निकलती है। कंसोलिडेशन में भी क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, पर यहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ क्या होता है, वाटर का एक्सपल्सन होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्शन इज वैलिड फॉर कोहेसिव सॉइल वेयर एज कंसोलिडेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। और याद रखना, कॉम्पैक्शन कभी भी कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं होता है। ठीक है, और कॉम्पैक्शन जो कंसोलिडेशन होता है उसमें हम लोग कोहेसिव सॉइल होती है, या हम लोग कह दीजिए कि उसके मतलब वो क्या कहते हैं कि आपका सैचुरेट अवस्था में होती है। कॉम्पैक्शन रिलीज पोर वाटर, कॉम्पैक्शन रिलीज पोर वाटर, तो हाँ बहुत ही ख़राब बात कर दी कि कॉम्पैक्शन क्या करता है, रिलीज पोर वाटर करता है। भाई नहीं, वेयर एज कंसोलिडेशन रिलीज पोर एयर, बिल्कुल गलत बात कर दिया इसने। बोथ कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन डिग्रेड द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। भैया देखो, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन अगर नहीं होगा ना तो हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी खराब जाएगी। पर कॉम्पैक्शन पर स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन कर दिया जाए तो क्या वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को खराब कर देगा। मेरे भाई नहीं, वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। बोथ कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन इंप्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर है कि कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन आपके इंप्रूव कर देते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल को। आई होप आपने समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कॉम्पैक्शन करोगे एयर पार्टिकल बाहर निकल के जाएगा, सॉइल की कॉन्टैक्ट पास पास में आएंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ड्राई स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कैसे वो खराब कर रहा है आपकी प्रॉपर्टीज़ को, वो तो आपकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा रहा है, इनहेंस कर रहा है ना। तो ये बातें इसने सेकंड में गलत कह रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज लिक्विड लिमिट। जो मैं अभी आपको पीछे बताने की कोशिश कर रहा था उस प्लास्टिक चार्ट में, वो क्वेश्चन सेम आया भी है। ए फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 55 एंड प्लास्टिक लिमिट, मतलब आपको लिक्विड लिमिट दे रखा है कितना, आपका 55 दे रखा है, और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट आपको कितना दे रखा है, आपको 20 दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच आर द फॉलोइंग लेटर सिंबल। तो आपको WL WP एक सॉइल का दे रखा है, तो आप निकाल लीजिए कि IP फॉर सॉइल, IP फॉर सॉइल कितना होगा। तो यहाँ से घटाओगे 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35, क्योंकि आपको पता है IP क्या होता है, WL-WP होता है। तो ये मैंने किया है, 55 में से 20 मैंने घटा दिया, 35 आपका IP आपका 35 आ गया। आपने एक अभी पढ़ा था कि IP फॉर ए लाइन क्या पढ़ा था, 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20 पढ़ा था। अब IP फॉर ए लाइन के लिए अगर आप निकालने जाओगे तो आपको लिक्विड लिमिट कितनी चाहिए, 55 चाहिए। यहाँ पे रखो 0.73, 55 माइनस 20, 5, तो 0.73 इंटू 35, इसको निकालो कितना होगा, 5 3 15, हाँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25.55। आप मल्टीप्लाई करोगे तो IP फॉर ए लाइन कितना का 25.55
25.55 आपका IP फॉर एलाइन के लिए आ गया। और आपने निकाला क्या था, IP फॉर सॉइल कितने का, 35 निकाला था। अब आप चार्ट बना लीजिए, आपके दिमाग में ये चार्ट हमेशा विद्यमान हो जाए। इस चार्ट से आपके नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, 2-3 नंबर मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो IP फॉर एलाइन आपकी गई, आप इसी का मान लिखते हो ना 0.73, लिक्विड लिमिट -20। तो इस लाइन की जो वैल्यू आई, उस वैल्यू आई कितनी, 25.55, 25.55 वैल्यू आई। और जो आपकी वाकई में फील्ड में सॉइल प्राप्त हुई, उसकी IP का मान कितना था, 35 निकल के आया। तो 35 निकल, तो अगर ये 25 है तो 25 जो है, अब 35 जो होगा इसके ऊपर ही जाएगा, 35 इस लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो मतलब सॉइल कहाँ लाई कर रही है, ए लाइन के ऊपर लाइन कर रही है। तो आपने पहले इस दोनों के कंपेयर करके, मतलब IP फॉर सॉइल निकाल लिया और IP फॉर ए लाइन निकाल लिया। इन दोनों के कंपेरिजन से आपने ये निकाल लिया कि हमारी सॉइल कहाँ लाई कर, आखिर इस लाइन के ऊपर जा रही है, मतलब क्ले होगा या सिल्ट होगा, या ऑर्गेनिक सिल्ट होगा या फिर क्ले होगा। तो आपने इस लाइन से डिस्क्राइब कर दिया कि आपकी जो सॉइल होगी वह तो फिर 100% क्ले होगी, क्ले तो होगी 100%। अब अगर आपको ये वैल्यू याद हो, मैंने बताया था 35% से अगर नीचे लाई करेगा तो CL होगा, अगर 35 से 55 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, I होगा, अगर 55 से ऊपर होगा तो आपका क्या होगा, CH होगा। अब आप यहाँ पे देखो, मतलब ये क्या होगा, लिक्विड लिमिट कितनी यहाँ पे है, 55 दे रखा है, मतलब 50-55 के बीच में। पहली बात तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो CL/ml ये सब, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में। क्ले होगा पर हाई आपकी प्लास्टिसिटी होगी, मतलब उसके अंदर हाई प्लास्टिक, क्योंकि 35-55 मतलब 55 पे आ रहा है ना, तो मतलब वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट कितनी 55 पे आ रही है, तो मतलब क्या हो गया, CH में लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान है, 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो आप आराम से बना ले जाओगे। विच मेथड डैश इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेसिव सॉइल, ठीक है। डैश इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। तो मतलब अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ को निकाल के देता है आपके कोहेसिव सॉइल की। तो वेन शेयर टेस्ट देता है, टॉर्जन टेस्ट देता है, ट्रैक्जियल टेस्ट देता है, या फिर आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट देता है। तो आपका वेन शेयर टेस्ट जो होता है वो आपको मेजर करता है अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ को लेकर के। तो वेन शेयर टेस्ट आपके फील्ड में भी यूज होता है, आपके लैब में भी यूज होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द सीपेज फ्लो लेंथ डैश आर प्रोवाइडेड ऑन द कट ऑफ वॉल ऑफ बैरेज आर रिवर। अगर हमको सीपेज फ्लो लेंथ को बढ़ाना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, टॉय वॉल यूज करेंगे, सीट पाइल यूज करेंगे, इम्परवियस फ्लोर या इन्वर्टेड फ्लोर। तो आपका सीट पाइल यूज किया जाता है। द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सोइल वाज, पहली बार किसने स्टडी, जो लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, जो सॉइल से होकर के फ्लो होता है, उसको सबसे पहली बार किसने अध्ययन किया था। तो हाँ भाई, एक बार बता देते हैं कि यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन हो गए, जो कि 9 अक्टूबर 2023 के पेपर से थे, ठीक है। आगे जो हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये हमारे अब जो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर की शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ, 10 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन, सॉइल का पहला क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल वाज स्टडीज, जो मतलब सॉइल के अंदर से पानी का जो फ्लो हो रहा है, इसको सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, डार्सी भाई ने बताया था। डार्सी ला के हिसाब से हमने पढ़ा था, डार्सी ला ने बताया था कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो आपका के आप कोफिशिएंट आता है K/I। तो V इक्वल टू क्या होता है, I, मतलब जो पानी के बहने की दर होती है वो द्रव्य प्रवणता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे सारी बातें किस तरीके से हैं। आफ्टर कॉम्पैक्शन द सबग्रेड बाय सुटेबल मेथड द टेस्ट टू इंश्योर दैट द डिजायर्ड कॉम्पैक्शन हैज़ बीन अचीव्ड। अगर हमने किसी सबग्रेड बना रहे हैं, उसका हमने कॉम्पैक्शन कर दिया, कॉम्पैक्शन करने के बाद हम अगर डिजायर्ड कॉम्पैक्शन और चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, कंसोलिडेशन टेस्ट करना होगा, मॉइस्चर कंटेंट एंड फील्ड डेंसिटी डिटर्मिनेशन टेस्ट करना होता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट करना होता है। तो आफ्टर कॉम्पैक्टिंग द सबग्रेड हम करते हैं मॉइस्चर कंटेंट एंड की फील्ड डेंसिटी निकालते हैं। आखिर अब उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है और उससे करस्पॉन्डिंग कितना आपकी गामा डी है, ठीक। क्या हम उस वाटर कंटेंट को और कम कर सकते हैं, गामा डी को क्या और बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं। तो आपने देखा था कि
अभी आपने ये देखा था कि अभी जब हम लोग 9 अक्टूबर 2023 का पेपर कर रहे थे, पहला पेपर जो हमारा हो रहा था, तो आपने देखा था वहाँ भी कॉम्पैक्शन का क्वेश्चन आया था और शिफ्ट चेंज हुई 10 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो, अगर पहला पेपर जैसा होता है तो आप तो जैसे मान लो 4 पेपर होते हैं, 4 शिफ्ट पेपर होते हैं। जब कभी आपका पेपर होगा 4, 5, 6 जून को, अगर 4 जून को जिसका दिन पहला पेपर पड़ जाता है तो कोई बात ही नहीं। अगर आपका 5 जून को पेपर पड़ रहा है, 6 जून को पेपर पड़ रहा है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। हालांकि देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉम्पैक्शन टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन था ना, पहले शिफ्ट में आपने पढ़ा था, फिर वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला। पिक्नोमीटर, वायर, मेस बकेट, वाटर आर यूज टू कैलकुलेट। तो पिक्नोमीटर कहाँ यूज करते हैं हम लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में यूज करते हैं, और कभी कभी आपका वाटर कंटेंट निकालने भी आपका यूज होता है। ठीक, हाँ, पिक्नोमीटर यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये आपका सारा तरीका यहाँ पे दे रखा है। इन जनरल शेयर फेलियर कंटिन्यूस फेलियर इज डेवलप बेटवीन। इन जनरल शेयर फेलियर जो कंटिन्यूस फेलियर होता है, डेवलप कैसा होता है? एज ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस, या फिर आपका फाउंडेशन एंड ग्राउंड सरफेस, सॉइल एंड फेलियर सरफेस, ग्राउंड सरफेस एंड द फुटिंग। ठीक है, ग्राउंड सरफेस एंड द फुटिंग। जनरल देखो होता क्या है, जनरल शेयर फेलियर होता है, एक आपका होता है जनरल शेयर फेलियर के बाद लोकल शेयर फेलियर होता है, एक आपका पंजिंग शेयर फेलियर होता है। तो जनरल शेयर फेलियर कहाँ पे होता है, याद रखना, ये डेंस एंड स्टिप सॉइल में, जो डेंस और स्टिप सॉइल होती है वहाँ पे आपका होता है जनरल शेयर फेलियर। आपका वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट फेलियर होता है। ठीक है, फेलियर सरफेस यहाँ डेवलप भी होता है, और कहाँ पे होता है? बिटवीन द एज फुटिंग एंड आपके ग्राउंड सरफेस के बीच में होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला आपके हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे कंडीशन ऑफ फाउंडेशन है, उनके तरफ टाइप ऑफ फेलियर, फुटिंग ऑन द सरफेस आर एट सेलो डेप्थ इन वेरी डेंस सैंड, जनरल से फेलियर देखने को मिलेगा। फुटिंग ऑन सैचुरेटेड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड लोडिंग, जनरल से फेलियर देखने को मिलेगा। फुटिंग एट डीपर डेप्थ इन डेंस सैंड, पंचिंग से फेलियर देखने को मिलेगा। फुटिंग ऑन द सरफेस आर एट सेलो डेप्थ इन लूज सैंड, पंचिंग से देखने को मिलेगा। फुटिंग ऑन वेरी डेंस सैंड लोडेड बाय ट्रांजिट डायनेमिक लोड, पंचिंग से फेलियर देखने को मिलेगा। फुटिंग ऑन वेरी डेंस एंड अंडरलेन बाय लूज सैंड आर सॉफ्ट क्ले, पंजिंग से फेलियर देखने को मिलेगा। फुटिंग ऑन सैचुरेटेड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अंडर अंडर लोडिंग, पंचिंग लोड ऑब्लिक सोल फेलियर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट एज पर IS कोड 238। अगर पिक्नोमीटर के द्वारा अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तो फार्मूला कौन सा होता है? W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पार्सली करेक्ट, पार्सली करेक्ट। तो भाई करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला क्वेश्चन सही होगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच। तो मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में, और पहली ही शिफ्ट का पेपर में जो सॉल्व करा रहा था आपको, तो वहाँ बताया था कि आपको ये OMC होता है। इस OMC के रेस्पेक्ट में ही आपको जो गामा डी मिलता होगा, गामा डी मैक्सिमम, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल अटेन्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिस पर सॉइल अपने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव कर लेता है। ड्राई डेंसिटी डिक्रीज इन कोहेशन लेस सॉइल विद एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ड्राई डेंसिटी डिक्रीज कर रही है इन कोहेशन लेस सॉइल, मतलब कि सैंड आपकी है। ठीक है, अगर हम लोग सैंड में वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो आपको पता है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, बल्किंग ऑफ सैंड होती है। होता क्या है कि सैंड के चारों तरफ वाटर की एक लेयर बन जाती है, और वाटर की जो लेयर होती है सैंड के पार्टिकल के बीच में आपस में गैपिंग ला जाती है, और ये फूलने लगती है। ऐसा होता क्या है कि 4 से 6% वाटर कंटेंट पे 20 से 30% तक फूल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। और ड्राई डेंसिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज कर जाएगी। कोई चीज़ है भाई, कोई एकदम संगठित है ऐसे, और उसको फूल जाएगी तो उसका गामा डी क्या होगा? घट जाएगा ना, मतलब ड्राई डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी हो क्या हो, घट जाएगा। एक क्वेश्चन है, अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी डिफाइंड एज। तो अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी वह बेरिंग कैपेसिटी होती है, नेट लेडिंग डेंसिटी होती है, जिसके ऊपर ना ही शेयर फेलियर होता है, ना ही आपका सेटलमेंट होता है सॉइल के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम चेंज MV इज गिवन बाई MV इक्वल डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट 1 प्लस अपॉन डेल्टा सिग्मा होता है। अच्छा, MV होता क्या है? ये होता है पहले AB प्लस के 1 प्लस E नॉट होता है, और AB जो आपका होता है वो होता है आपका डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा। तो यहाँ से निकल के ये आता है इस तरीके से। तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो शेयर रेजिस्टेंस होता है सॉइल के अंदर किस तरीके से होता है? कोहेशन की वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका,
असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आया था। ए लूज परमेबल सैंडी सॉइल, मतलब कोई लूज है, कोई परमेबल आपकी सैंडी जो सॉइल आपकी है, हैज ए हायर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देन डेट ऑफ टाइट क्ले सॉइल। ठीक है, तो जो लूज सॉइल होगी उसके अंदर से पानी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। अगर मान लो कोई क्ले सॉइल है तो उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते, उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगी, तो उनसे पानी निकलने काफ़ी समय लगेगा। तो असर्शन तो आपका सही है। रीजन क्या है? ए सॉइल विथ पुअर अंडर ड्रेनेज, अगर सॉइल है जो कि पुअर है अंडर ड्रेनेज में, हैज़ ए हायर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ए सॉइल है उसके अंदर से अंडर ड्रेनेज हो ही नहीं सकता है, ड्रेनेज हो ही नहीं सकता, तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे हाई होगी मेरे भाई? तो ये डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पुअर मतलब अगर ये कहता है कि सॉइल विद गुड अंडर ड्रेनेज, मतलब गुड मतलब कोई चीज़ अच्छा होगा तभी तो उसकी चीज़ अच्छाई होगी उसकी। वो जब अच्छाई नहीं है तो कैसे उसके अंदर अच्छाई आएगी? तो मतलब पुअर है तो कैसे उसके अंदर अच्छाई आ जाएगी? मतलब हायर इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाएगा? मतलब उसके अंदर से ड्रेनेज हो ही नहीं रहा है तो हायर कैसे मान लें? भाई लोअर होगा, ये बात कहता है। तो असर्शन सही है पर रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। रेशियो ऑफ एन सी बाई एन क्यू फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल टरजागी बेरिंग कैपेसिटी। तो आपने पढ़ा होगा क्यू नेट अल्टीमेट बेरिंग जो फार्मूला होता है सी एन सी प्लस के गामा डी एफ एन क्यू प्लस के जो आपका होता है 0.5 गामा बी एन गामा। तो यहाँ पे जो एन सी का मान होता है प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए होता है 5.7 और एन गामा का मान होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5.7 डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ तक हमारे जो हैं यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे। 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे हो गए हैं। ठीक है, इसके अंदर हाँ, और हम अब लोग कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका उसका रहने वाला है। Which of the following laboratory method is more suitable to determine the permeability of less permeable soil? Which of the following laboratory method is more suitable to determine the permeability of less permeable soil? तो लेस परमेबल सॉइल अगर होगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग करते हैं फॉलिंग हेड टेस्ट करते हैं, क्योंकि फॉलिंग हेड टेस्ट किसके लिए करते हैं? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, और फाइन ग्रेन में लेस परमेबल होती हैं। कॉन्फिडेंट हेड किसके लिए करते हैं? कोर्स ग्रेन के लिए करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर, तो फाउंडेशन आपका जो होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो आपका शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल के रेस्पेक्ट में आपका डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनरल शेयर फेलियर आपको बताया था कहाँ पे होता है? डेंस स्टिफ सॉइल में होता है। लोकल शेयर फेलियर के लूज एंड सॉफ्ट सॉइल में आपका होता है। फेलियर सरफेस यहाँ पे आपका एग्जिबिट होता है, मतलब दिखाई देता है। यहाँ पे उसका थोड़ा स्टीप होता है, मतलब कम दिखाई पड़ता है। आपका होता है पंचिंग शेयर फेलियर जो कि लूज सॉइल में होता है। नो बल्जिंग ऑफ सॉइल, यहाँ पे कोई आपको बल्जिंग दिखेगी नहीं है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल में एसोसिएट होता है। नो एविडेंट फेलियर, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया जा सकता है। Proctor compaction test is made to determine moisture content at which soil will compacted to obtain, तो maximum dry density के आपको यूज किया जाता है। सेल्बी टेस्ट, ये क्वेश्चन ये आपका नया आया था। नया मतलब जो है इन द सेंस मतलब काफ़ी नया क्वेश्चन था ये, कि सेल्बी ट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस। तो सेल्बी ट्यूब आपको किस लिए यूज किया जाता है? तो सेल्बी ट्यूब आपका यूज किया जाता है कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। जैसे कि होता है कि हमको जब सॉइल के अंदर जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमको कहीं पे डिस्टर्ब सैंपल चाहिए, कहीं पे अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग अटरबर्ग लिमिट हो गया, कंसोलिडेशन पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको जो सैंपल चाहिए होगा वो अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है? हमको क्या करना होता है कि हमको अनडिस्टर्ब सैंपल, उसके लिए हमको थिन वाल सैंपलर यूज किया जाता है। ऐसे ही जो सेल्बी ट्यूब है आपका थिन वाल सैंपलर आपका हो। टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन दैट इज इंस्टॉल इन द सॉफ्ट स्ट्रेटा टू बिल्ड ए स्टेबल फाउंडेशन फॉर ए हैवी स्ट्रक्चर बाय द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो अगर सॉफ्ट स्ट्रेटा के ऊपर अगर आप हैवी लोड वाला पाइल खड़ा कर रहे हो तो वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होगा? तो वहाँ पे इंड बेयरिंग पाइल आपकी होती है, क्योंकि जो इंड बेयरिंग पाइल अगर होगी तो वो अपनी लोड को इंक्रीज करा देता है। इंड बेयरिंग पाइल क्या होता है? पाइल which act as column and transfer the structural load to hard and relative incompressible stratum at greater depth such as rock or dense sand are known as end bearing pile. These pile drive the required bearing capacity from end bearing relative of the pile आपका रहने वाला है। compaction pile क्या आपका होता है? These pile are used to compact loose granular soil to increase the bearing capacity. Compaction pile do not carry the load and hence they can be weaker material. Sand pile can be used as compaction pile. Fender pile क्या होती है? Fender pile and dolphin
आर यूज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कोई वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है तो उस कंडीशन में आपका फंडा पाइल यूज किया था। एंकर पाइल, दिस पाइल आर जनरली यूज टू प्रोवाइड एंकरेज एंगेज्ड हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम सीट पाइलिंग से आपका। इन सॉइल मैकेनिक्स व्हाट इज डार्सी कांस्टेंट, डार्सी कांस्टेंट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, भी इक्वल टू के टू आई, तो कोफिशिएंट आपका परमेबिलिटी आपका होता है। डेंसिटी ऑफ मर्करी यूज इन सिंकेज लिमिट, मैंने आपको पहली शिफ्ट में बताया था कि सिंकेज लिमिट का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, सिंकेज लिमिट में हम लोग मर्करी का यूज करते हैं, और मर्करी क्या निकालता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉलिड का निकालता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा इस शिफ्ट में कि उस मर्करी का डेंसिटी कितना होता है, भाई 13.6 ग्राम पर सीसी, आराम से कर दोगे। सॉइल पार्टिकल, सॉइल विथ पार्टिकल साइज लेस देन डैश mm कॉल्ड फाइन ग्रेन सॉइल, तो 75 माइक्रॉन से जो नीचे होती है उनको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। 75 मतलब हो गया 1 माइक्रॉन में कितना होता है 10⁻³ mm, तो 0.075 mm आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे सारा साइज दे रखा है, आप देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके थे मैंने आपको 9, 10 का मैंने करा दिया, ठीक है। 1 11 वाला शिफ्ट का नहीं कराया, उसको मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा, तो पार्ट 2 वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आप सभी लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। सॉइल के 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, 31 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके SSC जे 2023 के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या उनका लेवल था। क्या आपने अगर पहले अपना नोट्स बना रखा है, 2023 में अपना कहीं भी सॉइल पढ़ा था, नोट्स बना रखा है, तो इन क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन आपके नोट्स में ना हो उसको ऐड ऑन कर लीजिए, फर्दर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग इस बार पहली बार भी पढ़ाई ही कर रहे हैं तो अपना नोट्स बनाते रहें और देखते रहें, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें और उनको ये मालूम पड़ता रहे कि आखिर उनको किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव यू।